द ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई भाई। और ये जो हमारे स्टडी मटेरियल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 का रेफरेंस है, माफ कीजिएगा, ये तो पुरानी बात हो गई। अब तो सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी डिक्लेयर कर दी है। इसलिए अगर ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 2016 का आने वाला नहीं है, आप उसे भूल जाइए, ये आउटडेटेड हो गया। क्वेश्चन यही है, पर आप इसको मानेंगे 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी पिछले साल 2020, हम तो उसी के बारे में बात करेंगे। प्रोपोजेस की चेंजेस इन गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड्स एजुकेशन, एक्सप्लेन द rationale for government action to streamline the education system in the country। क्वेश्चन परफेक्ट है, पर डिस्कशन होगा NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गया ना? ठीक है जी, मैं आंसर को स्क्रीन पर ले आता हूं। ये रहा जी, पहले से लिखा हुआ है मैंने। हाँ जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स एट मेकिंग, हम चाहते हैं कि इंडिया को बनाया जाए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। वाह जी वाह, सुनने में कितना बढ़िया लगता है। हम इंडिया को बनाना चाहते हैं ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इस कंटेक्स्ट में सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, ईयर 2020 में अनाउंसमेंट उसका किया गया। हम बताना चाहेंगे कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स कौन से। ओके, पहली बात, स्कूलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 3 इयर्स, और मेरे ख्याल से अभी की पोजीशन भी यही है। 3 साल की उम्र में बच्चा स्कूल चला ही जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि 3 साल की उम्र में बच्चा पहली क्लास में चला जाता है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा भाई। पहले तो फिर वो प्री स्कूल, प्ले स्कूल, ये सब तो चलता ही है ना। अब सरकार क्या करना चाहती है, जो प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट है ना, उसको भी गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशन में लाना चाहती। पहले प्ले स्कूल प्राइवेट बेसिस पर ही होते थे। तो एजुकेशन सिस्टम को कैसे मॉडिफाई किया जा रहा है, इसको ना स्टेप वाइज आपको बताता हूं। पहले स्टेप को नाम दिया गया, देखिए, फाउंडेशन। पहले स्टेप को क्या नाम दिया गया? फाउंडेशन। उसके बाद प्रिपरेटरी, देन मिडल, और लास्ट में सेकेंडरी। यह कहा गया कि जो फाउंडेशन यानी शुरू के 5 साल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बच्चा 3 साल का हो गया। 3 साल की उम्र में, 3 साल के होने के बाद वो स्कूल में गया, तो शुरू के 5 साल वो फाउंडेशन स्टेज से होकर गुजरेगा। शुरू के 5 साल यानी 3 साल की उम्र के बाद के अगले 5 साल। ये जो 5 साल है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से को नाम दिया गया प्री स्कूल, इसको आंगनवाड़ी भी कहा गया। इसमें बच्चे को 3 साल बिताने हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें बच्चे को 3 साल बिताने हैं। तो 5 साल का एजुकेशन सिस्टम है फाउंडेशन का, 3 साल चले गए आंगनवाड़ी में, बाकी रह गए 2 साल। उन 2 साल में पहली क्लास और दूसरी क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास, बच्चे को एजुकेशन सिस्टम ऐसे एक्वायर करनी। तो फाउंडेशन स्टेज आपको समझ में आ गया, फाउंडेशन स्टेज समझ में आया। 3 साल आंगनवाड़ी के, यानी आप उसको प्री स्कूल कह सकते हो। उसके बाद बाकी बचे 2 साल, यानी पहली क्लास और दूसरी क्लास। जो प्रिपरेटरी स्टेज है, उसमें आपको अगले 3 साल बिताने। आप नहीं साहब, आप तो बहुत आगे अब जा चुके हैं, अब तो आप अपने बच्चों की चिंता करिएगा, तभी ये नई एजुकेशन पॉलिसी रियल सेंस में इंप्लीमेंट होगी। तो क्लास 3, क्लास 4 और 5, ये अगले 3 साल आ गए। उसके बाद आया मिडल स्टेज। ये मिडल स्टेज 3 साल का होगा। इसमें 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास।
और लास्ट में सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल का होगा। इसमें क्लास 9, 10, 11, 12। तो गवर्नमेंट अब अपने कंट्रोल में कितने साल चाहती है, सोचेगा। ये टोटल 15 साल का सिस्टम है कि नहीं? 3 साल आंगनवाड़ी के, 3 साल आंगनवाड़ी के, और उसके बाद के 12 साल। तो पूरा ये जो स्कूल फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जो कि पहले 10+2 के क्राइटेरियन पे था, मैं फिर से बता दूं वो 10+2 ही था। पहले जो बच्चों को प्ले स्कूल में हम डालते थे वो गवर्नमेंट का फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था। अब फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है उसको 15 साल का कर दिया गया। शुरू के 3 साल आंगनवाड़ी के और उसके बाद 12 साल। ठीक है जी? तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई? परफेक्ट। कॉपी कर लेना भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं तो अगली स्लाइड पर आ ही रहा हूं। ओके, नंबर 3। ओके, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। भाई साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में ना ये रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि भी मैंने कॉमर्स लिया है लेकिन मैं साथ में ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूं। भाई है अगले की मर्जी, आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। या जिन स्टूडेंट्स ने आर्ट्स लिया है वो कहे जी आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट ठीक है, हमें तो अकाउंट्स भी पढ़ना है साथ में, ये उसकी चॉइस है कि नहीं। अच्छा, जो बच्चे साइंस में भी गए वो ये कि ठीक है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं पर हम साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, अच्छा चलो अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब चॉइस तो होनी चाहिए। सोचिए, कॉमर्स विदाउट मैथ्स होता है पर पता नहीं साइंस मैथ्स विदाउट मैथ्स होता है कि नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े सारे ऑप्शंस है। जब आप भी स्कूल में थे तब आप सोचते होंगे कि भाई ये मैं ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहता था पर मुझे मजबूर करा गया, नहीं यही ही आपके पास अवेलेबल। तो ये जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का जो डिस्टिंक्शन पहले था, अब ये डिस्टिंक्शन को बेसिकली बड़े पैरेलल लेवल पर नहीं, रिलैक्स लेवल पर डील करा जाएगा। ओके, बोर्ड एग्जाम्स को लो स्टेक्स पे रखा जाएगा। इसका मतलब हाय तौबा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपकी जिंदगी की पूरी पढ़ाई जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट से मेजर होती। आप जब स्कूल में भी थे तो आपने कितने भी साल बिताए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अल्टीमेटली आपसे सिर्फ एक बात पूछी जाती है कि 12वीं क्लास के आपके नंबर कितने आए। किसने पूछा आपसे कि 11th क्लास में कितने आए, 9th क्लास में कितने आए। अब बोर्ड के रिजल्ट्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाए? ऑफ कोर्स बोर्ड का ये जो दबाव है, इस दबाव को कम करने की कोशिश करी जानी चाहिए। अब कोशिश कामयाब होगी नहीं होगी वो दूसरी बात है। अच्छा, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन डिग्री में जाएंगे तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा वो आप यूं समझ लीजिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और अगर आप एक और साल ऐड कर दें तो 4 साल में तो आपको टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी। 3 साल में ग्रेजुएशन और 4 साल में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मिलाकर अभी इसमें शायद 5 साल लग जाते। हाँ जी, वेयर मिड टर्म ड्रॉप आउट्स, ओहो, मिड टर्म ड्रॉप आउट्स विल बी गिवन द ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टडी आफ्टर अ ब्रेक। वाह जी वाह। बीच में जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद उनको याद आया अरे हमने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री तो पीछे ही छोड़ दी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी थी, तो याद जब आपका मन करे बाकी के पेपर दो और ले लो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई, ये पेपर है, जितने पेपर पास हो गए, बाकी बच्चे पेपर अब दे दो, जब मर्जी दे देना भाई। इसका मतलब अब जिंदगी बहुत बढ़िया होने वाली है, पर आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। हाँ, ये फायदा आपके बच्चों को जरूर मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट कहां हुई भाई? इंप्लीमेंट जब होगी तो देखा जाएगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट कौन सी जनरेशन के बच्चों पर आता है। टारगेट ऑफ, हमारा एक टारगेट है, हम चाहते हैं 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER बाय द ईयर 2035। अभी तो ये हमारे पास रेशो 25% भी इफेक्टिवली अचीव नहीं होती, 25% भी।
हम लेकिन ये चाहते हैं ईयर 2035 तक हम इस रेशो को 50% तक लेकर जाए, पर बेसिकली ये रेशो है क्या, हमने इसको डिफाइन करा है। दिस रेशो डिटरमिन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल एट सेवरल ग्रेड लेवल्स। हम बेसिकली आप ऐसा मान लीजिए कि कितने स्टूडेंट्स स्कूल्स के अलग अलग ग्रेड लेवल्स पर पढ़ते हैं। अच्छा, इसको ना मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के पढ़ने का पोटेंशियल है। पहले हम उस पोटेंशियल को 25% भी अचीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ईयर 2035 तक हम चाहते हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स के पढ़ने का जो पोटेंशियल है वो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम से कम 50% तक तो लाया जाए। हां जी, सेट और कैट के जैसे टेस्ट होंगे। आप कैट तो जानते होंगे, कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है। सेट टेस्ट बेसिकली ये है स्कॉलेस्टिक एडमिशन टेस्ट। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अब 12th क्लास के मार्क्स की इंपॉर्टेंस को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। सेट और कैट जैसे स्कॉलेस्टिक या फिर कॉमन एडमिशन टेस्ट जैसे है, इन्हीं टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा और होना भी ऐसा ही चाहिए। खाली 12th क्लास के बेसिस पे मार्क्स पर एडमिशन देना, ये कहां का इंसाफ है जी। देखो, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, हम जब 12th क्लास में थे तो तब हम कुछ और सोचते थे। हमको मालूम है जब हमने एसआरसीसी में एडमिशन लिया तो 12th क्लास के बेसिस पर ही एडमिशन मिला था, लेकिन कम से कम मैं ईमानदारी से ये बात मानता तो हूं कि खाली 12th क्लास की परफॉर्मेंस को ही पैरामीटर क्यों बनाया जाए। हम इस बात को स्वीकार भाई, और क्या, और जो हो गया सो हो गया, जो समय बीत गया सो बीत गया। कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन तो करना पड़ेगा ना। ओके, और कॉलेज की फीस पे रेस्ट्रिक्शन लगेगी भाई। ऐसे अनाप शनाप पैसे जो खास तौर पे प्राइवेट कॉलेजेस मांग रहे हैं, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। और सरकार ने यह भी डिसाइड करा है कि भैया अब आप एमफिल को भी खत्म करिए। एमफिल की पढ़ाई बिना किसी पर्पस के चल रही थी, अब इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया जा रहा है।